चलिए एमपी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि बीते 4 दिन से हड़ताल कर रहे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। एमपी हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने का आदेश भी दिया था और ऐसा नहीं होने पर सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार पर दमनकारी नीति करने का आरोप भी लगाया और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है, सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है। हमने सरकार से बार बार की अपील भी की, लेकिन हमसे मुलाकात तक नहीं की गई। संकट काल में ब्लैकमेलिंग के आरोप पर जूडा ने कहा कि हम सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। जब कोरोना पीक पर था तब सब जूनियर डॉक्टर्स ने काम किया, लेकिन अब प्रदेश में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। तो जूनियर डॉक्टर्स का ये सामूहिक इस्तीफा और इसका कितना असर पड़ेगा स्वास्थ्य विभाग पर, मरीजों पर, ये भी देखना होगा, क्योंकि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर में सीधे तौर पर उन्होंने दमनकारी नीति अपनाने का आरोप सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि जब कोरोना पीक पर था तब हमने डटकर काम किया, लेकिन अब कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। तो आपको बता दें कि कार्रवाई करने के सरकार के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने यह सामूहिक इस्तीफा दिया है। तरह की इनने दमनकारी जो चीज़ें स्टार्ट की है कि आज हमारा इनरोलमेंट, हमारे जो थर्ड ईयर जो एग्ज़ाम गोइंग हमारे सीनियर थे उनके आपने इनरोलमेंट कैंसिल कर दिए। इसलिए हमने पूरे मध्य प्रदेश में आज निर्णय लिया है कि हम लोग मास रेजिग्नेशन कर रहे हैं। हमने मास रेजिग्नेशन आज दे दिया है। अगर कल तक ये चीज़ें अगर सुलझाई नहीं गई तो सारे कॉलेज के जितने भी हमारे दूसरे हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे एसआर हैं, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है के जो काम कर रहे हैं, वो लोग सब रोड पे आ जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे। हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे। जब टाइम था तब हमने आपको ब्लैकमेल नहीं किया। जब आज नीचे जब स्थिति आ गई है, जब नीचे स्थिति आ गई है कि हम इन्फेक्टिविटी डेढ़ आ गई, जब यहाँ पे हर दिन में 900 पेशेंट जब हुआ करते थे अस्पताल में, आज 70-80 पेशेंट जब आ गए हैं, तब हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। ब्लैकमेल करना होता तो तब ब्लैकमेल करना होता। हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश। हाँ बिल्कुल हमारी पूरी तैयारी, हम सुप्रीम कोर्ट की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप लोग हमारे 3 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल से अंशु, शैलेंद्र और आकाश जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे अंशुल, क्योंकि पूरी तरह से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है सामूहिक इस्तीफे का। उन्होंने कहा कि हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब पीक पर था कोरोना हमने काम किया, लेकिन अब कंट्रोल में स्थिति है तो हमारी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है। किस तरह का असर पड़ रहा है मरीजों पर, स्वास्थ्य विभाग पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार 4 दिन से यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं और डॉक्टर्स जरूर ये कह रहे हैं कि फिलहाल कोरोना पीक पर नहीं है, संक्रमण का खतरा कम हो गया, लेकिन अभी भी अस्पतालों में कई मरीजों का इलाज जो है वो चल रहा है। एमवाय अस्पताल और एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के साथ ही ब्लैक फंगस के मरीजों का भी इलाज चल रहा है और ऐसे में डॉक्टर्स की कमी के कारण उन मरीजों को सबसे अधिक परेशानी जो है उठाना पड़ रही है। लगातार 4 दिन से यहाँ पर हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है जिले के बाहर से डॉक्टरों को बुलाकर यहाँ पर डॉक्टरों की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का असर जो है उसका असर सीधा मरीजों पर हो रहा है और सबसे अधिक मरीज यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का जरूर ये कहना है कि हम मरीजों को परेशान नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो संक्रमण का खतरा है वो बना हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं मरीजों के परिजनों के द्वारा भी यही सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या डॉक्टरों को हड़ताल करना अभी सबसे अधिक जरूरी था, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कई मरीज अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं और उन्हें डॉक्टरों की सख्त जरूरत है। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उनने अब इस्तीफा दे दिया है। इंदौर में भी लगभग 475 डॉक्टर्स हैं जो जूनियर, उन्होंने कल एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उसके बाद अब एमवाय अस्पताल और एमजीएम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की व्यवस्था जो है वो जिले से बाहर बुलाकर उनकी तैनाती की जा रही है, ताकि जो मरीज वहां पर अपना इलाज करा रहे हैं उन्हें किसी प्रकार से परेशानियों का सामना करना ना पड़े। कहीं ना कहीं आपदा में अवसर की बात यहाँ जरूर कही जा रही है, सरकार को ब्लैकमेलिंग की बात जरूर कही जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टरों ने फिलहाल अपना हड़ताल का रुख अपनाया है वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जी ठीक है, शैलेंद्र ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, और एक बड़ा फैसला लेते हुए अगर ग्वालियर की बात कर ली जाए, वहां के कितने डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है और इसका कैसा असर पड़ रहा है?
देखिए, अगर बात ग्वालियर की करें तो लगभग 330 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने शाम को गैरा मेडिकल कॉलेज के डीन से मिलकर इस्तीफा सौंपा है। और इससे कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो बिगड़ गई हैं। जो पिछले 4 दिन से भी हम लगातार ये देख रहे थे कि मरीज परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स की बड़ी अहम भूमिका होती है, चाहे ओपीडी को लेकर हो या फिर जो विभिन्न वार्ड हैं उनमें ड्यूटी को लेकर हो। अगर सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो लगभग 40 डॉक्टर्स जो है वो वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। इसके अलावा ओपीडी या दूसरे अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें वो लगातार ड्यूटी कर रहे थे। और ऐसे में जब उन्होंने काम बंद हड़ताल शुरू की तो उसके बाद कहीं ना कहीं मरीज जो है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर का अस्पताल जो है अंचल का सबसे बड़ा जयरोग अस्पताल है। और न केवल इसमें ग्वालियर अंचल के लोग बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो मरीज हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। हमने कल भी देखा कई मरीज जो है हाथों में पर्चा लेकर घूमते नजर आए। वो कह रहे हैं कि पर्चा कटवा लिया है, जांच भी हो गई है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। और तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये कहा जाए कि कई बार तो ऐसे हैं जो अब मेडिकल स्टाफ यानी जो नर्सिंग स्टाफ है उसके भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा डॉक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं है। केवल सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो केवल राउंड लेने के लिए आते हैं। वो जो दवाइयां देके जाते हैं उसी के आधार पर उन लोगों का इलाज चल रहा है। तो लगातार जिस तरीके से 4 दिन से हड़ताल पे आज 5वां दिन है, क्योंकि कल भी इस तरीके से इस्तीफा उन्होंने दिया, उसके बाद साफ कर दिया था कि वह हड़ताल उनकी जारी रहेगी। जहां तक बात हाईकोर्ट की निर्णय की है तो उन्होंने कहा कि 1 दिन का हमारे पास समय है, सरकार को चाहिए कि हमसे आकर बात करें, क्योंकि हमारे सीनियर्स का जो प्रतिनिधि मंडल है वो भोपाल में मौजूद है। वो उनसे सरकार से बात करने को हम लोग तैयार है, लेकिन सरकार हमसे बात नहीं कर रही है। सरकार जो 4 मांगों को मानने की बात कर रही है वो ये भी नहीं बता रही कि आखिर वो 4 मांगे कौन सी मांगी मानी गई हैं। जहां तक है ब्लैकमेलिंग और आपदा में अफसर के सवाल की, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी हम लगातार समय समय पर अपनी मांग उठाते रहे और सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है। यही कारण है कि कोरोना के पीक में, चाहे पिछली बार की बात हो या इस बार की बात हो, हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से संक्रमण का दर घटी है, ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है सरकार को ये बताना कि उनकी मांगे पूरी की जाएं। हालांकि अभी भी सरकार लगातार उन पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगा रही है। आज का दिन बहुत बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कार्रवाई के लिए कहा, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर जूनियर डॉक्टर्स का जो पूरा प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ बैठकर कोई बातचीत हो जिससे कोई बीच का रास्ता निकले और जिससे कि कहीं ना कहीं जो मरीज जो परेशान हो रहे हैं उनको उसका लाभ मिल पाए। जी ठीक है, भोपाल से आकाश भी जुड़े हुए हैं। आकाश, अब जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि हमें लिखित में चाहिए। हालांकि सरकार कह रही है कि हमने बातचीत के आश्वासन दे दिया है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है 24 घंटे के अंदर आप काम पर लौटिए। अब आगे क्या कुछ करेंगे जूनियर डॉक्टर्स? देखिए, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब जूनियर डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। उन्होंने मन बना लिया है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 24 घंटे में काम पर वापस आना है, लेकिन ये काम पर वापस नहीं आना चाहते थे, इसलिए सामूहिक इस्तीफा दिया है। इससे इनके ऊपर दबाव कम होगा 24 घंटे में काम पर वापस आने का। लगातार जूनियर डॉक्टर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि इस बार जो उन्होंने हड़ताल की, सरकार ने बातचीत करने की कोशिश भी नहीं की। सरकार भले ये कह रही है कि जूनियर डॉक्टर्स ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स ने इस बात से साफ इनकार किया है कि ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। जब कोरोना पीक पर था तो हम काम कर रहे थे, अब ब्लैकमेलिंग का सवाल ही नहीं उठता है। तो कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट जूनियर डॉक्टर जाने की तैयारी में है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जूनियर डॉक्टर्स के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनसे बातचीत करे और ये बात बन पाए, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। और जूनियर डॉक्टर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की। 24% स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की जा रही है। सरकार 17% स्टाइपेंड बढ़ाने पर तैयार है, लेकिन ये जूनियर डॉक्टर्स को मंजूर नहीं है। ये बड़ी वजह है कि अब तक हड़ताल जारी है और आज भी काम पर जूनियर डॉक्टर्स नहीं लौटेंगे। 17% सरकार बनाने को तैयार है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि 24% ये स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। और ये उनकी मांग नहीं है, उनका कहना है कि सरकार ने पहले उनसे कहा था कि 24% स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा, लेकिन स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया। पिछली बार जब ये हड़ताल पर गए थे तब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म की गई थी। उस दौरान इन्हें आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के भीतर आपकी मांगों पर संज्ञान लिया जाएगा और उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन 1 महीने बीतने के बाद भी अब तक इनकी मांगे नहीं मानी गई, तो दोबारा ये सड़कों पर दोबारा ये प्रदर्शन करने लगे और हड़ताल पर गए। 4 दिन बाद जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तो इसके बाद अब सामूहिक इस्तीफे का फैसला लिया गया है, लेकिन अभी तक ये इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है।
तो अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। आज के दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जूनियर डॉक्टर्स के साथ सरकार का क्या कोई प्रतिनिधि या कोई मंत्री बातचीत करता है, क्या इनकी मांगे मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार इसे हट धर्मिता करार कर रही है। आप बने रहिए। आकाश, अंशुल और शैलेंद्र, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केसेस लगातार कम हो रहे हैं और प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 1% हो गया है। 24 घंटे में सिर्फ 840 नए केसेस सामने आए हैं। इंदौर की अगर बात कर ली जाए 287, भोपाल में 183 केसेस मिले हैं। अलीराजपुर में संक्रमण का 24 घंटे में कोई भी केस नहीं आया है। वहीं भिंड, मंडला, टीकमगढ़ और सिंगरौली में सिर्फ एक लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 24 घंटे में 3740 लोगों ने कोरोना को मात भी दे दी है, जबकि 50 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो गई है। और अभी प्रदेश में 14,140 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर के माध्यम से जिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। इंदौर, भोपाल में कितने केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जो नए केसेस हैं उनमें थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है। भिंड, मंडला, टीकमगढ़ और सिंगरौली में सिर्फ एक मरीज मिला है। तो 24 घंटे में कोरोना के केसेस जो नए हैं वो इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 8% हो गया है। इंदौर की बात कर ली जाए 287, भोपाल में 163 नए केसेस सामने आ गए हैं। और वहीं अलीराजपुर में संक्रमण का कोई केस नया नहीं मिला है। वहीं कोरोना काल में मध्य प्रदेश के वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश की जनता और शिवराज सरकार की लगातार कोशिशों के बाद प्रदेश का एक भी जिला रेड जोन नहीं है। एमपी के किसी भी जिले में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा नहीं है। अलीराजपुर, झाबुआ, कटनी में कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया है। वहीं पर भिंड, मंडला, सिंगरौली और टीकमगढ़ में एक नया केस आया है। प्रदेश के 30 जिलों में कोरोना के वीकली एवरेज पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है। वहीं 22 जिलों में वीकली एवरेज पॉजिटिविटी रेट 1 से 5% के बीच में बताई जा रही है। तो एमपी के लिए इसे अच्छी खबर माना जा रहा है। 52 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। वैसे में अब धीरे धीरे करके लोगों को छूट भी दी जा रही है। मध्य प्रदेश 1 जून से अनलॉक किया गया था, जिसके बाद अब राजधानी भोपाल में सुपरमार्केट खोलने के लिए भी छूट दे दी गई है। हालांकि सुपरमार्केट के संचालन के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके साथ ही सुपरमार्केट में एक बार में 20 से ज्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं दी गई है। तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में धीरे धीरे लोगों को छूट भी दी जा रही है। 1 जून से क्योंकि अनलॉक हुआ था, अब राजधानी भोपाल में सुपरमार्केट खोलने की भी तैयारी है। आकाश रिपोर्टर हमारे तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अब भोपाल में सुपरमार्केट खोलने की भी तैयारी है। सुपरमार्केट में ज्यादा भीड़ हो जाती है, ऐसे में इससे निपटने के लिए प्रशासन की क्या पूरी तैयारियां हैं? देखिए, पहले फल, सब्जी और किराना की दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी, लेकिन अब जिला प्रशासन ने निर्णय किया है कि सुपरमार्केट भी खोले जाए, क्योंकि सुपरमार्केट में लोग वॉक इन शॉपिंग करते हैं और ज़्यादा मात्रा में लोग सुपरमार्केट में जाते हैं, इसलिए संक्रमण न फैले, इसको देखते हुए खास व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि जो भी सुपरमार्केट खोले जाएंगे उसमें जो मार्केट का स्टाफ होगा वो 50% होगा, यानी कि 50% स्टाफ के साथ ये सुपरमार्केट खोले जाएंगे। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो सुपरमार्केट में काम करने वाले कर्मचारी हैं उसमें अधिक से अधिक कर्मचारी वैक्सीनेटेड हों, ताकि संक्रमण का जोखिम और संक्रमण के फैलने का खतरा कम हो। इसके अलावा शॉपिंग करने वाले लोग एक बार में 20 से अधिक लोग एंट्री ना करें सुपरमार्केट में, ताकि भीड़ की स्थिति ना बने। और सुपरमार्केट का कर्मचारी 2 व्यक्तियों के साथ मौजूद रहेगा। जो 2 व्यक्ति काम करने वाले होंगे उनकी एक कर्मचारी निगरानी करेगा कि वो सामानों को किस तरह से छू रहे हैं, क्या कोई छींक या खास कर सामानों को तो नहीं छू रहा है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था होगी और लॉकिंग ऑर्डर ज्यादा बढ़ाया जाएगा। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ब्लैक फंगस के बीच इंदौर को एक बड़ी राहत मिली है। जिले में अब 12,000 ब्लैक फंगस के इंजेक्शन पहुंचेंगे और इसके लिए हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। यहां दिल्ली से एयरलिफ्ट करके इंजेक्शन इंदौर लाया जाएगा। 24,000 इंजेक्शन का ऑर्डर किया गया था और पहली खेप में कंपनी ने 12,000 इंजेक्शन भेजे हैं। ये एक अच्छी खबर इंदौर वासियों के लिए।
क्योंकि ब्लैक फंगस के कहर के बीच ये एक बड़ी राहत मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक बनाया गया एक ग्रीन कॉरिडोर और दिल्ली से एयरलिफ्ट करके इस इंजेक्शन की खेप को इंदौर लाया जाएगा। 24,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया गया था। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में गुजरात के 4 आरोपियों से चल रही इंदौर पुलिस की पूछताछ अब पूरी हो गई है। पूछताछ के बाद चारों आरोपियों को फिर से गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई बड़े खुलासे भी किए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लगभग 700 इंजेक्शन बेचे थे, जिसकी पड़ताल पुलिस ने पूरी भी कर ली है। कोरोना संकट में नकली इंजेक्शन बेचकर लाखों रुपए कमाने की कोशिश करने वाले 4 आरोपी सुनील मिश्रा, कौशल बोरा, पुनीत और कुलदीप को प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर पुलिस गुजरात से लेकर आई थी। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि नकली इंजेक्शन बनाने के लिए पुनीत शाह ने पूरी योजना बनाई थी। पुनीत पर कर्ज होने की वजह से उसने नकली रेमडेसिविर तैयार करने की पूरी रणनीति बनाई थी। इन्होंने यहाँ से कई गुना ज़्यादा इंजेक्शन महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में बेचे थे और साथ ही साथ उसकी पूरी प्रक्रिया, इनके पूरे तंत्र को बेनकाब किया गया। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इनके खिलाफ हत्या के गैर इरादतन हत्या जैसे मामलों में इसमें प्रकरण कायम हुआ था। इसके अलावा उन सारे आरोपियों को पकड़ा गया जो मध्य प्रदेश की सीमा के बाहर महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में भी थे। इसका एक बड़ा मजबूत असर रहा। भोपाल में कल प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद समेत 6 लोगों के खिलाफ हबीबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शासन के आदेशों को दरकिनार कर रैली निकालने और आदेशों की प्रति जलाने पर यह मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि अनलॉक में सभी दुकानें नहीं खोलने से कांग्रेस काफी नाराज थी। विरोध में कांग्रेस नेताओं ने साइकिल रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए शासन के आदेशों की प्रतियां भी जलाई थी। अब प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दे दिया है। सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने की तैयारियां की जा रही हैं और सीएम ने कहा कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर होगा, इसीलिए बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता देंगे, जिससे कि अगर उनके बच्चे संक्रमित होते हैं तो माता पिता बिना संक्रमित हुए बच्चे देखभाल कर सकेंगे। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि प्रदेश की जो बेटे बेटियां विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कि वो सुरक्षित विदेश जाकर पढ़ाई कर सकें। जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उनको टीकाकरण में हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि किसी बच्चे को अगर संक्रमण हुआ तो उसके साथ माता या पिता का रहना बहुत आवश्यक है और इसलिए अगर उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा तो वो संक्रमण से मुक्त रहेंगे। मध्य प्रदेश के कई बेटे बेटियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में भी चाहते हैं और इसलिए हमने ये फैसला भी किया है कि जिन बच्चों को शिक्षा के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना है उनको भी हम प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाएंगे ताकि वो सुरक्षित विदेश जा सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें। मध्य प्रदेश में हमने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। हमने तीसरी लहर के मुकाबले के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी है। अब यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर का ज्यादा असर बच्चों पर होगा। इस आशंका को देखते हुए एक तरफ जहां हमने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का फैसला किया है और विशेषकर बच्चों के लिए अलग अलग स्तरों पर विशेष वार्ड बनाने का फैसला किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना वैक्सीनेशन का इंदौर पुलिस को एक बड़ा फायदा हुआ है। महामारी की हालत में दिन रात ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों में वैक्सीन लगाने के बाद संक्रमण रेट कम हुआ है। वहीं वैक्सीनेशन के बाद डेथ रेट में भी काफी कमी आई है।
आंकड़ों के मुताबिक बीते साल 900 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए थे और 8 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई थी। वहीं दूसरी लहर में 700 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए और 8 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो गई। ये आंकड़े इसलिए भी राहत देते हैं क्योंकि दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले ज्यादा खतरनाक थी। मध्य प्रदेश में एक तरफ कोरोना का संक्रमण हर दिन के साथ घट रहा है तो ब्लैक फंगस नई मुसीबत बन गया है। सिर्फ जबलपुर जिले में ही ब्लैक फंगस के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों की बात कर ली जाए तो जबलपुर जिले में अब तक 210 ब्लैक फंगस के केसेस मिल चुके हैं। हालांकि ये मरीज केवल जबलपुर के नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करा रहे हैं। दूसरी तरफ बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले 20 दिनों में जबलपुर में कुल 210 मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 80 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं फिलहाल 116 एक्टिव केसेस बाकी हैं, लेकिन चिंता बढ़ाने वाली बात यह भी है कि इस दौरान मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। जबलपुर में अब तक ब्लैक फंगस से 14 मरीजों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन और दवाएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद है।